आज आपके साथ रेडियो टेस्टिंग का यूनिट एंड डेफिनेशन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे रेडियो टेस्टिंग का पार्ट है। सो अकॉर्डिंग टू ICRU, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडिएशन यूनिट एंड मेजरमेंट, क्या बोलता है ICRU की जो यूनिट्स होती हैं, जैसे रोंजन इसको R बोलते हैं, रेड को RD से इंडिकेट करते हो, क्यूरी को CR से होता है, ठीक है। इसके बाद में भी क्या होता है कि इसी के बाद में जो इंटरनेशनल सिस्टम्स हैं उसमें कुछ यूनिट को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया। जैसे अगर बात करें हम BQ बेकरेल, ठीक है, क्यूरी, ठीक है, ग्रे और साइवर्ट, नाम सुने आपने? ये आपके अलग अलग यूनिट्स होती है। मैं आपको चार नाम दे रहा हूं, चार से आपको इजी क्लियर हो जाएगा कि इसकी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चार बनाते हैं आपके लिए। चलिए देखिए, ये हमने चार बनाया आप लोग के लिए। इसमें डेजिग्नेशन ऑफ क्वांटिटी है, SI यूनिट, और फॉर्मली यूज्ड किसे यूज करते हैं। सो नॉर्मली एक्टिविटी, उसे हम SI उसकी बैकग्राउंड होती है जिसे BQ बोलते हैं, और नॉर्मली इसको फॉर्मूला यूज करते हैं क्यूरी में। ये सेकंड होता है आपका आयोनाइजिंग डोज, जिसको हम कोलम बोलते हैं या रोंजन बोलते हैं। आयोनाइजिंग डोज रेट, ये भी आपका SNC कोलम होती है, और रोंजन इसकी नॉर्मली यूज करते हैं। एब्जॉर्ब एनर्जी डोज, जिसको हम ग्रे बोलते हैं, इसका फॉर्मूला जो था रेड होता है। इक्विवेलेंट डोज, जिसको हम साइवर्ट बोलते हैं, ये इसमें रे में काउंट करते हैं। इक्विवेलेंट डोज क्या होता है? साइवर्ट, जैसे जो ह्यूमन बॉडी जो हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ना, उसको हम साइवर्ट में काउंट करते हैं, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए। चलिए, इसके बाद हम लोग आज समझेंगे रेडिएशन सोर्सेस के बारे में, ठीक है। रेडिएशन सोर्स कौन कौन से होते हैं? चलिए ठीक है, हम बताते हैं। रेडिएशन सोर्स के बारे में पढ़ना है। रेडिएशन सोर्स, ठीक है। सो अगर रेडिएशन सोर्सेस की बात करें तो हम इसे टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सरे और गामा रेज में, ठीक है। ये तो आपको पता होगा कि रेडियो टेस्टिंग करते हैं तो एक्सरे क्या होता है, गामा रेज क्या होती है, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग सेम है, बट ओरिजिन्स अलग अलग होते हैं। जो एक्सरे होता है वो किससे बनता है आपका? कैथोड एंड एनोड ट्यूब से। किससे आपको होता है ये? कैथोड एंड एनोड ट्यूब से, ये एन है ना। और गामा रे की बात करें, जो गामा रे होता है ये आपका रेडियो एक्टिव सोर्स, या जो रेडियो एक्टिव सोर्स होते हैं उससे क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? सॉरी, आइसोटॉप्स या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सोर्स, क्या बोलते हैं इसे? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सोर्स बोलते हैं, ठीक है। सो एक्सरे जो होता है कैथोड और एनोड से मिलकर बना होता है, ठीक है, इतना आपको पता होगा। सो ये जो ट्यूब्स होती है, इसको हम मेंशन कर सकते हैं। ट्यूब जो होती है किसकी होती है? दोनों ट्यूब्स जो होती हैं, सॉरी, एनोड जो होता है आपका ग्लास और
सिरेमिक एनोड ट्यूब जो होती है कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास और सिरेमिक। जो एनोड ट्यूब्स होती हैं इट्स मेड फ्रॉम टंगस्टन मटेरियल। किससे बना होता है एनोड ट्यूब्स आपका? टंगस्टन मटेरियल से। टंगस्टन मटेरियल से क्यों बना होता है? बिकॉज ऑफ इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड 3400 सेल्सियस। ठीक है, ये आपका एनोड ट्यूब्स होती है। अब जब एनोड ट्यूब को हम कंटिन्यू एक्सेल को जब कंटिन्यू फॉर्म में जब यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए ऑब्जेक्ट के लिए, तो क्या होता है धीरे धीरे हमारा क्या होता है एनोड ट्यूब जो होती है वो हीट होने लग जाती है। आपको ये भी पता होगा कि कैथोड ट्यूब पॉजिटिव होती है कि एनोड नेगेटिव होती है। ठीक है, तो आपका क्या होता है जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है ना। ये आपको याद रखना है। जब कंटिन्यू आप यूज करोगे फिल्म को तो क्या होता है आपका रेडिएशन सोर्स जो होता है एनोड ट्यूब्स होती है वो हीट हो जाती है। अब जो हीट हो जाती है तो उसको क्या होता है ठंडा करना होता है। ठीक है, ठंडा करने के लिए क्या होता है हम देखेंगे कूलिंग ऑफ एनोड। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कूलिंग ऑफ एनोड। एनोड जब हीट हो जाता है उसको कैसे कूल करेंगे? कूलिंग ऑफ एनोड। सो जो एनोड होता है उसे कूल करने के लिए हम क्या कह सकते हैं बाय नेचुरल कंडक्ट रेडिएशन। किससे करेंगे? बाय नेचुरल रेडिएशन या फिर बाय कन्वेक्शन। किसके थ्रू करेंगे? कन्वेक्शन या बाय इसके थ्रू करेंगे कंडक्शन या बाय लिक्विड और एयर से बाय फोर्स ऑफ लिक्विड और एयर टू अप्लाई surrounding the material। the tube। ठीक है, पर जनरली क्या होता है इजी हम ऐसे कर सकते हैं बाय नेचुरल कर सकते हैं कन्वेक्शन कंडक्शन कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल जब आपका कैमरा हीट हो जाता है तो उसको नॉर्मल हम क्या होता है रख देते हैं ताकि ऑटोमेटिक वो ठंडा हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था कूलिंग ऑफ एनोड। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं फोकल साइज। तो फोकल साइज क्या होता है और इफेक्टिव फोकल साइज क्या होता है? ठीक है, तो जहां पर आप ऐसे समझ सकते हैं फोकल साइज के लिए छोटा सा टॉपिक है फोकल साइज। ठीक है, तो पर्टिकुलर वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन आपके टारगेट होते हैं उस पर जहां इलेक्ट्रॉन आपका टारगेट किया जाता है इलेक्ट्रॉन के थ्रू उसे हम फोकल साइज बोलते हैं या इफेक्टिव फोकल साइज बोला जाता है। ठीक है, ओके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो इसी में अगर हम ट्यूब्स की बात करें तो एक्सरे ट्यूब में तो फोकल स्पॉट होता है। जैसे अगर जो ट्यूब्स है फॉर एग्जांपल ये कैमरा है आपका, ठीक है, ऐसे कैमरास वगैरह होते हैं। सो इसके जो साइज होता है इस साइज को हम फोकल साइज बोलते हैं, है ना, फोकल साइज। सो जो एरिया ऑफ द टारगेट व्हिच इज स्ट्रक बाय द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोकल स्पॉट या फोकल साइज। इसमें इफेक्टिव फोकल साइज क्या होता है? इफेक्टिव मींस डिफरेंट साइज के फोकल स्पॉट अवेलेबल होते हैं। अगर हम इसमें देखें ये आपके नोट्स के लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि जनरली डेटा आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, सो एक्सरे ट्यूब के जो भी फोकल साइज होते हैं काफी इफेक्टिव फोकल साइज होते हैं। कुछ आपको 4x4 mm में जो साइज रहेगा आपका 4x4 का रहेगा और कुछ आपका जो रहेगा 1x1 mm का रहेगा। और जो और भी थोड़े साइज के
माइक्रोज में रहेंगे उसका साइज अप टू 0.05 एम तक हो सकता है, जिसको हम नैनो फोकस ट्यूब्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे गामा रे। ठीक है, ये लिखिए आपने। ओके, इस वीडियो का हमारे गामा रे लास्ट टॉपिक होने वाला है। हम वीडियोस में ट्राई करते हैं कि वीडियोस हमारा थोड़ा शॉर्ट वीडियो रहे, ज्यादा लेंथी वीडियो ना हो, इसलिए बहुत ज्यादा चीजें मैं आपको बोर्ड पे लिखवाता हूं, डायरेक्ट रिकॉर्ड करवा देता हूं ताकि आपके लिए नोट्स बनाने में हेल्पफुल हो जाए। सो गामा रे जो होता है गामा रेज जो होती है, आपको पता होगा कि गामा रेज जो होती हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं किसके, रेडियोएक्टिव सोर्स के, जो रेडियोएक्टिव सोर्स के जो एलिमेंट्स होते हैं certain in अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 एलिमेंट्स होते हैं आपके रेडियोएक्टिव सोर्स में। ठीक है, अब इसमें हम गामा ही क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ अल्फा एंड बीटा आर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। इट मींस अल्फा और बीटा में क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बट गामा आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल। ये चीज याद रखना आपको। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल, क्योंकि अगर कोई गामा अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल नहीं होता तो उससे हम गामा टेस्टिंग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फील्ड के थ्रू ही वो आपके मटेरियल में पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, अब हम एक बार टाइप देख लेते हैं कि किस टाइप के गामा आपके सोर्स अवेलेबल है, कौन कौन से आपके जो सोर्स अवेलेबल हैं जो हम टेस्टिंग करते हैं साइट पे। तो हम दे सकते हैं टाइप्स ऑफ सोर्स, और जो पर्टिकुलर सोर्स होता है उनकी क्या होती है, हाफ लाइफ होती है। ठीक है, इसका तो आपको हाफ लाइफ भी क्लियर करने वाला हूं कि हाफ लाइफ होती क्या है। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ अगर सोर्सेस की बात करें तो आपने सुना होगा यट्रेबियम, यट्रेबियम 169, ये आपका गामा सोर्स का एक नाम है। ठीक है, इसकी जो हाफ लाइफ होती है 31 डेज होती है। इसके बाद आता है आपका इरेडियम। ठीक है, इरेडियम 192, 74 डेज इसकी हाफ लाइफ होती है। देन सेलेनियम 95, इसकी कितनी होगी आपकी 120 डेज। कोबाल्ट 60 के नाम में सुना होगा आप लोगों ने, सॉरी कोबाल्ट 60 काफी फेमस है, ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। ये होती है 5.3 ईयर इसकी हाफ लाइफ होती है। और एक और होता है जिसे बोलते हैं सेसियम, CAESIUM, सेसियम 137, इसकी भाई साहब 30 ईयर हाफ लाइफ होती है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये आपने बता दिया कि ये ट्रिवियम 169 जो होता है उसकी 31 डेज की हाफ लाइफ होती है, इरेडियम 192 की 74 डेज की हाफ लाइफ होती है, सेलेनियम 95 की 120 डेज होती है, कोबाल्ट 60 की 5.3 होती है और सेसियम 137 की 30 इयर्स होती है। बट एक्चुअल में हाफ लाइफ होती क्या है? ठीक है, क्वेश्चन आ रहे होंगे तो ठीक है हम समझ लेते हैं हाफ लाइफ क्या होती है।
हाफ लाइफ। ठीक है, सो हाफ लाइफ क्या होता है, ये पर्टिकुलर सी होती है आइसोटॉप्स की होती है। हाफ लाइफ किसकी होती है, आइसोटॉप्स की होती है। तो आपको पता होंगे जो भी आइसोटॉप्स अवेलेबल होते हैं उनकी पर्टिकुलर जो एनर्जी होती है या हार्डनेस होती है उसको हम क्यूरी में काउंट करते हैं। एनर्जी को इसमें काउंट करते हैं, एक्टिविटी जो होगी उसे किसमें काउंट करेंगे हम, क्यूरी में। ठीक है, सो जो क्यूरी है आप जब भी चेक करोगे कि आपकी एनर्जी कितनी है, उसमें कितना एक्टिविटी उसमें, तो हम क्यूरी में काउंट करेंगे। 1 क्यूरी इक्वल टू क्या होता है, 37 गीगा ब्रेकल होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कोई एक्टिविटी आपकी ए है, जिसकी एक्टिविटी है वो उसकी क्यूरी जो होगी आफ्टर हाफ लाइफ क्या होगी, इसकी आफ्टर हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इसकी एक्टिविटी a/2। a/2 क्या होगा, उसको क्यूरी में काउंट करेंगे CI। अगर हम टाइम डबल के साथ बात करें, मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं। ये यहाँ पे आपका सोर्स है। ठीक है, अब सोर्स की इसमें एक्टिविटी है A है। ठीक है, और ये T क्या आपका टाइम है। ठीक है, या हाफ लाइफ बोल सकते हैं इसको, जो भी टाइम ट्रेवल होने वाला है। ठीक है, सो A का कितना होगा आपका हाफ, कितना होगा, ये कितना हो जाएगा A2। अब A2 जो बचा हुआ है उसका हाफ कितना होगा, इसको हम A3 बोलेंगे। A3 क्या एक्टिविटी 3 है, फिर इसका हाफ करेंगे 3 का, तो A4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर देखोगे जो एक्टिविटी थी आपकी A2 कितना रहेगा आपका, ऐसे इट मींस फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं T 2T 3T 4T 5T। इट मींस जो एक्टिविटी थी वो आफ्टर T टाइम बाद या हाफ लाइफ के टाइम के बाद कितनी हो जाएगी, वो A2 हो जाएगी या हाफ हो जाएगी। आफ्टर इस हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, अगेन हाफ हो जाएगी। आफ्टर हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे करके कंटिन्यू हाफ होते जाएगा। इट मीन ऐसे समझ सकते हैं इसको, एक और जो समझता हूं आपको मैं, इससे आपका ये आइसोटॉप्स है। ठीक है, अब इस आइसोटॉप्स में पर्टिकुलर 10 क्यूरी, आपने इसको कितना फिल कराया है, 10 क्यूरी फिल करवाया है। अब इसकी हाफ लाइफ फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं 50 डेज है या x डेज है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 50 डेज जिसकी एक्टिविटी है हाफ हो जाएगी, तो आप सिंगल टी या आफ्टर टी क्या हो जाएगा, इसका टी क्या आपका टाइम ट्रेवल है हाफ लाइफ का। इट मींस आफ्टर 50 डेज कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। इट मींस ये वाले पोर्शन की क्यूरी आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब अगेन T2 आफ्टर 15 डेज अगेन इस वाले पोर्शन, इसको ये मान लेते हैं, इस वाले पोर्शन का पोर्शन फिनिश हो जाएगा। आफ्टर T3 टाइम या आफ्टर नेक्स्ट हाफ लाइफ इस वाले पोर्शन का हाफ पोर्शन आपका फिनिश हो जाएगा। ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेगा। सो इट मींस क्या होगा, ये चलते रहेगा कंटिन्यू। इट मींस क्या होगा, आपकी एक्टिविटी हाफ होती जाएगी बट एनर्जी विल बी रिमेन्स, एनर्जी आपकी सेम रहेगी। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा हाफ लाइफ क्या होता है। जब आपकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी तो कैमरा को रिफिल कराना होता है। तो मैं समझ सकते हैं कि T इज इक्वल टू A डिवाइड बाय 2 आफ्टर सिंगल हाफ लाइफ देन 2T इज इक्वल टू जाएगा A डिवाइड बाय A 2 into 2 इट मींस डिवाइड बाय 4, इसकी नेक्स्ट हाफ लाइफ हो जाएगी
इसी प्रकार से सॉरी 2t रहेगा ये। नेक्स्ट 3t क्या रहेगा आपका a डिवाइड बाय 2 into 2 into 2। नेक्स्ट आपका जो 4t कैसे रहेगा a डिवाइड बाय 2 into 2 into 2 into 2। अगर बात करेंगे तो a डिवाइड बाय 4 हो जाएगा ये, a डिवाइड बाय कितने जाएगा 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। इस प्रकार से ये इंफिनिटी तक कंटिन्यू चलते रहेगा। तो इस प्रकार से हम हाफ लाइफ को समझ सकते हैं, ठीक है।